नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी गाइड की। लेकिन यहाँ खास तौर पे हमारा फोकस होगा दिल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन दिनों बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को कोरोना हुआ, वो ठीक भी हो गए, लेकिन बाद में हार्ट अटैक से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि कोरोना का वायरस अब हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे दिल को, यानी जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन दिल की जो जगह है वो दिल की ही है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है? क्या बहुत सारे जो हार्ट अटैक के केसेस आए हैं वो डायरेक्टली कोरोना से रिलेटेड हैं या कोई और चीज़ है? जो ऑक्सफोर्ड के जर्नल में जो एक रिपोर्ट छपी है उसे किस हद तक हम मान सकते हैं और किस हद तक जनरलाइज कर सकते हैं? और कुल मिला के कोरोना का हार्ट के साथ क्या लेना देना है? अगर हार्ट अटैक ही नहीं तो क्या ये वायरस हमारे हार्ट को लॉन्ग टर्म के लिए वीक कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए खराब कर रहा है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो आज इसी पर होगा हमारा फोकस और साथ में कुछ और भी पोस्ट कोरोना रिकवरीज और जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन लोगों को हो रहे हैं, इनफैक्ट उन पे तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आज का फोकस हार्ट है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोर्टिस हार्ट एंड वेस्कुलर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर टी.एस. कलेर, इंद्रप्रस्थ अपोलो के हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी और स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर समीर भाटी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर कलेर, हम सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। शायद डॉक्टर कलेर हमारे साथ, दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट आज जो शो के हैं उनका फीड डाउन हो गया। एनीवेज, लेकिन डॉक्टर सुरंजीत हमारे साथ हैं। सुरंजीत साहब, चूंकि मेरा फोकस आज हार्ट के ऊपर है, तो क्या आप इस पे थोड़ा इनिशियल प्रकाश एक डालेंगे कि अगर हार्ट का मामला है और जिस तरह की कुछ मृत्यु की हम बातें सुन रहे हैं देश के अंदर, उनमें कितना कोरिलेशन है? क्या ये बात वाकई सही है या अभी इस पर कुछ प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता? देखिए, ये बात सही है कि मतलब मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा हम लोग ओवर डायग्नोज भी कर रहे हैं। कोरिलेशन हमको यही बताता है कि ज़रूर हार्ट में इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी बात नहीं कि पोस्ट कोविड रिकवरी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ज़रूर हो रहा है। जिसमें कि मायोकार्डाइटिस हो रही है, जिसको कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट बोल रहे हैं, हार्ट में ब्लॉक्स हो रहे हैं एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल के एक चीज़ होती है जो कि लंग को अफेक्ट करती है, जहाँ लंग में क्लॉट्स चले जाते हैं, हार्ट के अंदर भी क्लॉट्स हो रहे हैं। बट ये मेनली उन्हीं लोगों में हो रहा है जो कि एटलीस्ट मॉडरेट टू सीवियर डिजीज से भुगत चुके हैं। नॉर्मली अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज से भुगते हैं तो उनमें ये चीज नहीं हो रहा है। मेनली अभी तक भी कोविड रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हार्ट का इफेक्ट नहीं कर रहा है। कई लोगों की मृत्यु भी हुई है घर जाने के बाद, जो कि मोस्टली कार्डियक इवेंट ही सोचा जा रहा है, और जिसमें कि और एक इवेंट जो है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म सोचा जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन द बॉडी। पर ये बात मेनली उन्हीं में हो रही है जो कि मॉडरेटली टू सीवियर डिजीज से भुगत चुके हैं। तो इसको हम लोग ये भी नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें पेशेंट को जरूर अवेयर रखना है कि क्लॉटिंग जरूर होती है पोस्ट कोविड। सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, बट इसको ओवर हाइप भी नहीं करना है। ओनली अवेयरनेस जरूर मरीजों में डालना है, पूरी फैमिलीज में अवेयर करना है कि अगर आपको कोई चेस्ट पेन हो या लेग पेन हो या कहीं सूजन हो या इवन स्ट्रोक्स भी लोगों को हो रहे हैं, जैसे जिसको ब्रेन स्ट्रोक्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन, या जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच हो या ड्राउजीनेस हो, या कुछ हो तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को जरूर बताएं। राइट, बढ़िया। डॉक्टर कलेर, आप डॉक्टर सुरंजीत को भी सुन पाए होंगे और हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हार्ट से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मामला है कि जो चाहे ऑक्सफोर्ड जनरल की स्टडीज़ हो और हमारे देश में भी कई ऐसे मामले हमने रिपोर्ट होते हुए भी सुने हैं, आसपास में भी सुने हैं, जहां पर एक कोविड मरीज पोस्ट रिकवरी उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। वही हम आज समझना चाह रहे हैं कि ये कितना गंभीर है। जैसे डॉक्टर सुरंजीत ने बताया कि शायद जो लोग होम आइसोलेशन में या एकदम नॉर्मल सिम्टम के साथ कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक हो गए, उनके लिए तो नहीं, लेकिन मॉडरेट और फिर सीवियर कैटेगरी में जो लोग जाते हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल हो सकते हैं। डॉक्टर कलेर, चलिए डॉक्टर साहब से संपर्क हमारा नहीं हो पाया, तो समीर भाटी साहब हैं। समीर साहब, क्योंकि अब हार्ट का मामला है और इसमें तो टेस्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं, अगर आप ईसीजी करा लें, आप 2D करा लें और भी जितने तमाम टेस्ट हैं, तो क्या इस समय आपके पास उस तरह के टेस्ट के लिए ज़्यादा रेफरेंस आ रहे हैं? लोग खुद से या फिर डॉक्टर्स के रेफरल पर आपके पास आ रहे हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं या कॉम्प्लिकेशन से निकले हैं और उनसे कहा जा रहा है कि अब आप अपने हार्ट के लिए भी कुछ चेकअप्स कराएं?
जी बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, मतलब टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर पोस्ट कोविड में बात करूं, और जिस तरह से आज हार्ट के लिए हम फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं पेशेंट। एक्चुअली जब इस तरह की कंप्लेंट करता है, बिल्कुल क्लासिकल, वो बताता है कि मुझे बहुत चेस्ट में हैवी फील हो रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस भी हो रही है। ऐसे पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं जो बताते हैं इस तरह के। फिर उन पेशेंट्स का जब कंप्लीट कार्डियक इवैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि अगर ऐसी सिम्टम्स बताते हैं तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनके लिए डॉक्टर फिर आगे एडवाइस करते हैं कार्डियक इवैल्यूएशन, और उनके जो इकोकार्डियोग्राफी और अदर टेस्ट है उनका फॉलोअप के लिए काफ़ी केसेस आ रहे हैं हार्ट के साथ साथ स्पेसिफिकली। पर उनमें काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकलते हैं, अगर उनका आप हिस्ट्री लो तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो होते उतने ज़्यादा सिम्टमेटिक नहीं है, मतलब उनका थ्रू आउट जब कोविड होता है तो उनके माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स ही होते हैं, और यूथ भी काफ़ी ऐसा है। तो ज़्यादातर में निकल के आता है कि उनको वो पैनिक अटैक है। मतलब जब उनका पूरा थोरोली इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जब डॉक्टर कंप्लीट कार्डियक इवैल्यूएशन कर लेता है, तो फाइनली ये लगता है कि नहीं, उनको इस तरह का कोई भी जो है सिम्टम नहीं है। अभी हमने रिसेंटली कल परसों एक पेशेंट देखा, उनको बिल्कुल इस तरह से क्लासिकल सिम्टम वो बता रहे थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चेस्ट में हैवी पेन है, सब कुछ है, और उनका सब कुछ जब मॉनिटरिंग हुई, मतलब वो अपना ब्रेथलेसनेस का भी कंप्लेंट कर रहे थे, सब कुछ मॉनिटरिंग करने के बाद पता लगा कि नहीं, उनकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल है। तो इस तरह के जो है साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम, मतलब जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ जो क्लॉट वाला आप बता रहे हो वो देखे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक केस किया, उसके अंदर भी एक क्लॉट निकला है, उनका एमआर वीनोग्राफी हुआ है, उसमें क्लॉट आया, वो पोस्ट कोविड रिकवर्ड यंग पेशेंट। ऐसा आज एक पेशेंट आया, उनको जस्ट मतलब विजन प्रॉब्लम करके आए, वो पोस्ट कोविड रिकवर्ड है, दोनों जो है एल्डरली पेशेंट थे, पर उनको जस्ट विजन की प्रॉब्लम थी, एकदम से उनको लॉस ऑफ विजन का ऐसा कंप्लेंट बताया उन्होंने। फिलहाल उनका एमआरआई किया गया है, एमआरआई उनको नॉर्मल हुआ है, बट उनकी न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन चल रही है। तो अभी देखिए नया वायरस और इसके पोस्ट कोविड सिक्वल, अभी और कई चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल हमारा फर्स्ट वेव के बाद हम सोच रहे थे कि इसके जो पोस्ट कोविड वाले जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करेंगे, पर जिस तरह से अभी सेकेंड वेव इतनी ज़्यादा आ गई, तो जो पोस्ट कोविड है उनको तो बहुत ज़्यादा देख ही नहीं पा रहे, अभी तो सिर्फ एक्यूट मैनेजमेंट चल रहा है। बट डेफिनेटली जो क्लॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर आ ज़रूर रही है। डॉक्टर कलेर के पास जाते हैं। डॉक्टर कलेर, यही सवाल था हमारा आपसे, हम माफी चाहेंगे कि आपसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो गया है कि हार्ट को लेकर जो चीजें आ रही हैं, चाहे अगर हम बात कहें कि वो फॉरेन में छपे हुए किसी जनरल, यानी कि ऑक्सफोर्ड जनरल में छपी हुई रिपोर्ट हो, वहां पर भी इस तरह के काफी केसेस आए, या हम हिंदुस्तान की भी बात करें जहां पर काफी यंग लोग जो कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद उनका हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, कार्डियक अरेस्ट से यहां पर डेथ होती हुई नजर आ रही है। इसको हम कितना कोरिलेटेड माने, कितना एक्यूट है ये, कितना ध्यान रखने वाली और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अब एक नई टेंशन है अगर ऐसा है तो। हाँ, देखिए वो ऐसी है कि ये जो पोस्ट कोविड रिकवरी वाला सीन है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद एक गाड़ी के वैल्यूएशन होना चाहिए, एक एको और एक ईसीजी जरूर होना चाहिए, और कम से कम 6-8 हफ्ते लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए पोस्ट कोविड। तो ये 2 महीने के लिए ज़रूर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि विद इन दोज 2 मंथ्स सम पेशेंट्स उनको या तो क्लॉट बनने के चांस हैं, या हार्ट अटैक होने के चांस हैं, या कई बार इवन सडन कार्डियक डेथ का चांस रहता है। लेकिन ये केस बहुत कम है, इतना ज़्यादा भी भय की ज़रूरत नहीं है, चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एहतियात जरूर बरतना चाहिए। है कि नहीं, हो सकता है केसेस कम है, लेकिन क्या कोई प्रूवन कोरिलेशन है, या ये बस मैटर ऑफ चांस है? ये मैटर ऑफ चांस ही है कि अभी तक बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडीज नहीं है कि वाकई इसका रिलेशन है। लेकिन हाँ, जरूर है कि कुछ केसेस को कार्डियक प्रॉब्लम होती हैं, और ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ यंग लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों को होती है। तो 1.5 या 2 महीने के तकरीबन रिकवरी के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि एक कार्डियक इवैल्यूएशन होनी चाहिए। जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी पेशेंट यहाँ कोरोना से ठीक हो रहा है तो उसे कार्डियक इवैल्यूएशन एक बार उसको स्पेशलाइज डॉक्टर से मिलकर अपने आप को इवैल्यूएट कर लेना चाहिए ही चाहिए। डॉक्टर सुरंजीत,
अगर चूंकि अब ये मामला है कि फेफड़ों पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, अगर आप उससे बचे तो आगे लॉन्ग टर्म में क्लॉट आ जाना या स्ट्रोक आ जाना या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाना, इस तरह की बात, भले ही ये मामले अभी कम है, तो क्या ये सारा अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली वेव में हमने इस तरह की बातें बहुत ज्यादा नहीं सुनी थी? ये जो वेरिएंट चेंज हुआ है, वायरस चेंज हुआ है, ये उसके कारण इस तरह की चीजें हैं जिससे अभी हम बहुत ज्यादा परिचित नहीं है? जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मोस्टली ये जो कॉम्प्लिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो मॉडरेटली सीवियर या सीवियर केसेस में देख रहे हैं। इस बार का जो वेव है उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ केसेस जो कि मॉडरेटली सीवियर या सीवियर है वो ज्यादा है। थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन ये भी है कि मरीजों को पूरा अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेड्स, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो कि इतने बढ़ गए हैं, तो उससे भी थोड़ी सिवियरिटी ऑफ द इलनेस बढ़ गई है क्योंकि इनको उतना अच्छा इलाज अभी नहीं मिल पा रहा है जो कि हमने लास्ट वेव में दिया। लास्ट वेव में भी ऐसा नहीं है कि लास्ट वेव में नहीं था, ये हमने कॉम्प्लिकेशन बल्कि लास्ट वेव से ही सीखा है, जहाँ की हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा जो कि क्लॉट बन जाते हैं लंग्स में, हमने हार्ट अटैक्स भी देखे, हमने मायोकार्डिटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट है वो भी देखा, स्ट्रोक्स भी देखा, इवन हम लोगों ने नसों का इन्वॉल्वमेंट भी देखा। ये सब हम लोग लास्ट वेव से ही सीखे हैं अभी तक। तो बल्कि जो नया वेव वाली बात है उसका जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन अभी तो और उभर के आना है, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ 15 दिन 1 महीना की अभी तक बात है। स्पेशली लगे मुंबई को छोड़ दिया, अभी दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया दूसरे स्टेट्स में जो है अभी तक तो वो रियली पोस्ट कोविड स्टेट में उतना घुसे ही नहीं है। जब ये और 1-1.5 महीना निकलेगा तब हम लोगों को और पता लगेगा कि पोस्ट कोविड सिक्वली इस वाले स्ट्रेन में कितना डिफरेंट है या कितना खतरनाक है एज कंपेयर टू द लास्ट वेव। It was definitely there in the last wave. We have learned from it, and इस बार हम लोग बल्कि ज्यादा अवेयर है about these complications, and at least हमारे हॉस्पिटल से जहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज पेशेंट को करते हैं उनको हम जरूर समझा के भेजते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और डॉक्टर क्लेर ने जैसे बोला कि एक आध बार जरूर कार्डियक असेसमेंट हो जाना चाहिए at 6 to 8 weeks of recovery from COVID, especially in patients जो कि moderately severe या severe बीमारी से गुजर चुके हैं। राइट तो डॉक्टर क्लेयर, ऐसे लोग जिनको हिस्ट्री रही है हार्ट से रिलेटेड कम या ज्यादा, उनके लिए ये खास तौर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो इस चीज को फोकस करें, अपना रिकवरी के बाद प्रॉपर एक एनालिसिस कराएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऐसे लोगों पर ज्यादा खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि जो जैसे डॉक्टर सुरंजीत ने भी कहा है कि कम से कम जिन लोगों को मॉडरेट या सीवियर डिजीज हुई है उनको तो डेफिनेटली कार्डियक इवैल्यूएशन कराना चाहिए, उनका तो जरूरी कराना चाहिए। जिन लोगों को माइल्ड डिजीज़ हुई है, ज़्यादा सिम्टम नहीं है और उन लोगों को शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बात यह है कि एग्जैक्टली कि कोविड के बाद कितनी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होएंगी, न्यू वेरिएंट के साथ क्या होगा, ये हमें अभी पता नहीं है। ये तो अभी फॉलोअप के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि कोविड की जो पहली वेव आई थी उसमें हमने सीखा है कि वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, वेन्स में क्लॉट बनते हैं, वही क्लॉट फेफड़े में जा सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं, और वही ऐसा ही क्लॉटिंग जो है हार्ट वाली नाड़ियों में, कॉर्नरी आर्टरीज में बन सकते हैं। और कई लोगों को बल्कि ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होते और सिर्फ क्लॉट बनने की वजह से भी हार्ट अटैक होते हैं कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड में क्या होता है कि ब्लड की जो कोगुलेबिलिटी है, क्लॉट बनने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं होती हैं कोविड के साथ। जी, तो डॉक्टर सुरंजीत, ये जितनी बातें की डॉक्टर साहब ने, अभी क्लेयर साहब ने की, तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है, कोई स्लॉट के आप जाके बोलें कि मेरे ये टेस्ट, मतलब डॉक्टर्स तो लिख ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर हम नाम से बताएं तो कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो आपको कराने ही चाहिए? 2 टेस्ट जो कि हम एज अ फिजिशियन हम लोग बहुत रेकमेंड करते हैं इस सीआरपी एंड डी डाइमर। सीआरपी थोड़ा इन्फ्लेमेशन दिखाता है, जब भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगी तो थोड़ा क्लॉट फॉर्मेशन का भी चांस ज्यादा होगा। और दूसरा एक डी डाइमर बोलते हैं जो कि एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर होता है ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन द बॉडी। तो ये तो सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको कि मैं तो काफी फॉलो करता हूँ अपने मरीजों में जब भी उनको मैं डिस्चार्ज करता हूँ। People might say that you are over investigating, but मैं तो इस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करता हूँ। और जैसे दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी एंड ईसीजी, ये थोड़ी बेसिक टेस्ट है जिससे कि पता लग सकता है, या अगर किसी को एक्यूट हो रहा है तो जिसको ट्रॉपाई बोला जाता है उसको भी आप कर सकते हैं। बट इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी जो है वो उसको करके हमें जरूर प्लान में रखना चाहिए पोस्ट कोविड रिकवरी में कि एक बार इको और ईसीजी करा लें। और ये जो सिंपल ब्लड टेस्ट है लाइक सीआरपी, डी डाइमर शुड ऑल्सो बी फॉलोड अप। दूसरी जो चीजें हैं जो कि बहुत मुश्किल होती है कई बार, जबकि मायोकार्डाइटिस जो वाली बात होती है, और वो तो
अगर सिवियर होगा या मॉडरेट होगा इको पकड़ लेगा, बट कभी कभी माइल्ड होती है, जैसे कई बार हार्ट रेट वेरी करता है, कभी कभी वीकनेस लगती है, वो तो कार्डियक एमआरआई या किससे पकड़ में आती है, जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, एंड आई डोंट थिंक that is really required to reach to that stage. But simple tests like CRP, D-dimer, ECG, echo is good enough to diagnose any serious cardiac involvement. जी, तो डॉक्टर क्लेयर, क्या कोई इसके लक्षण कहीं पहले से पता लग सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग सकता है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप जाके तुरंत टेस्ट करा लें? अगर आपने अभी अभी रिकवर किया है, ये सब बिल्कुल साइलेंटली होता है, आपको तभी पता लगता है जब कोई घटना घट जाती है? ये ज़्यादातर तो सडनली ही पता चलता है, लेकिन अगर आपको लेग्स में या थाइज में पेन है तो एक तो ये सिम्टम हो सकता है कि वेनस थ्रोम्बोसिस है। दूसरा, अगर आपको बीच बीच में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है सडनली, बीच बीच में इंटरमिटेंट अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो आपको ये चिन्ह हो सकता है कि ये लंग वाले जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तो जरूर अपना चेकअप करा लेना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे सुरंजीत साहब कह रहे थे कि जो हम टेस्ट करते हैं जैसे CRP है और D-डाइमर है, जिन लोगों में D-डाइमर काफ़ी बड़ा हुआ है उन लोगों को मैं तो मेरी प्रैक्टिस में मैं क्या करता हूं कि उनको एंटीकोआगुलेशन पे डाल देता हूं कि भाई कम से कम 1 महीने के लिए एंटीकोआगुलेशन ले लीजिए। तो D-डाइमर का ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि दैट इज़ ए इंडिकेटर कि ऐसे पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म या क्लॉटिंग की ज़्यादा चांस है। जी, ठीक है, तो ये बढ़िया सलाह है। भाटी साहब, ब्रेक लूज से पहले मुझे बताइए कि जो तमाम टेस्ट हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, अमूमन कितना खर्चा आ जाता होगा इनको कराने में? देखिए, अभी ज़्यादातर क्या है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सुरंजीत ने भी बताया, डॉक्टर क्लेयर ने भी बताया, ज़्यादा स्पेसिफिकली मार्कर आपका CRP और D-डाइमर है। पर इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि CRP, D-डाइमर, IL-6, LDH, फेरेटिन शुरुआत के दिनों में ही लिख देते, मतलब या पेशेंट कई बार वो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है तो वो कराने आ जाते हैं, जिनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर हम सिर्फ CRP और D-डाइमर खाली करें तो ये दोनों टेस्ट आपके 1500 से 2000 के बीच में हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोई ऐसा बड़ा भारी खर्चा नहीं है कि आप उन टेस्ट से बचें। अगर डॉक्टर लिख रहे हैं तो जरूर करा लें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जैसा भाटी साहब कह रहे हैं, व्हाट्सएप वाली चीज़ों पे ना जाए, वहाँ से डॉक्टरी ना पड़े। जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप उनसे एक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लें या उनसे बात कर लें, लेकिन करें वही, टेस्ट भी वही कराएं जो डॉक्टर्स लिख के आपको सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि वायरस अपने रूप अब बदल रहा है, तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस भी थोड़े बदल रहे हैं। लेकिन आपको भी ये जानकारी अगर होगी तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, जानकारी ही बड़ा बचाव रहेगी। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम देख रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। आज पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्या है और उनसे रिकवरी आप कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, खासतौर पर हृदय से जुड़ी हुई यानी हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि इन दिनों काफ़ी केसेस आ रहे हैं जहां पर हार्ट के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी। लेकिन हमारे डॉक्टर पैनल का कहना है कि नहीं, अभी भी केसेस उतने ज़्यादा नहीं है और आपको अलग से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर मॉडरेट और थोड़े सीवियर कंडीशन में थे तो ज़रूर आपके हार्ट की प्रोफाइल चेक हो जानी चाहिए। वो एक सेफर साइड पर, कोई महंगा काम भी नहीं है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुरंजीत, तो हार्ट की एक बात हमने की, इसके अलावा लंग्स को, क्योंकि मेन अटैक तो यहाँ पर लंग्स के ऊपर ही हो रहा है, तो वहां पर किस तरह के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिनका आप शुरू से अगर ख्याल रखें तो चीजें उतनी नहीं बिगड़ेंगी? देखिए, ये भी मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन देखा जा रहा है वो मॉडरेटली सीवियर या सीवियर डिजीज में देखा जा रहा है। माइल्ड डिजीज या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज से जो गुजर चुके हैं उनको तो हार्डली एनी प्रॉब्लम हो रहा है। जो मॉडरेट है उसमें एक ये मॉडरेट सीवियर में लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग सिकुड़ जाता है एकदम, और वो जब हो जाता है तो वो एक बहुत मुश्किल चीज है इलाज करने का। माइल्ड हो तो बॉडी विद फिजियोथेरेपी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब इंप्रूव कर जाते हैं। कुछ दवाइयां भी हैं जिसका कि बहुत प्रूवन रोल तो नहीं है, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बेनिफिट देख रहे हैं, पर मेरे ख्याल से दिस इज द टाइम। बॉडी इज द बेस्ट हीलर। जो आदमी का जो हीलिंग पावर होता है, जो अपना हीलिंग पावर होता है, वो बेस्ट होता है। तो बॉडी अपने आप उस चीज को हील करती है, अलॉन्ग विद सम सपोर्टिव मेडिकेशन विच वी यूज फॉर एंटी लंग फाइब्रोसिस, फिजियोथेरेपी। इससे तो लंग फाइब्रोसिस इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। दूसरा होता है क्योंकि लंग थोड़ा सिकुड़ गया तो सांस की दिक्कत हो जाती है कई लोगों को पोस्ट कोविड रिकवरी। इसका भी ध्यान रखना है।
अगेन विथ फिजियोथेरेपी, डीप एक्सरसाइजेस एंड विद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सब सीख लें। योगा बहुत हेल्प करती है अगर इसको ठीक से किया जाए। यू कैन नॉट डू सिवियर योगा, बट अंडर गाइडेंस अगर योगा करें तो आपकी लंग की कंप्लायंस, लंग की जो कैपेसिटी होती है वो इंप्रूव कर सकती है। Right. दूसरा इन्फेक्शन, बिकॉज इज अ डैमेज लंग, तो जब डैमेज लंग हो जाता है तो थोड़ा इन्फेक्शन का चांस इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग, एंड क्योंकि कई बार इन लोगों में स्टीरॉइड्स बहुत यूज हुआ होता है, तो हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम लोगों को तो मेनली केयरफुल रहना है इस पोस्ट कोविड, इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए लंग्स में, एंड सेकेंडली फाइब्रोसिस जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव, मे बी 2-3 महीने लग जाते हैं कई बार इम्प्रूव करने में। और जब अगर फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा हो जाए, जहां की सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक ट्रीटमेंट जो कि रिकमेंडेड है विच इज लंग ट्रांसप्लांट, जो कि बड़े मुश्किल से होता है, कुछ ही मरीजों में अभी तक हुआ है, बट दैट इज अनदर मोडालिटी। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी जो चीज ऑब्वियसली जो कि हम लोग हार्ट रिलेटेड एंड लंग रिलेटेड, जो इंटर रिलेटेड चीज है, क्लॉट फॉर्मेशन इन द लंग, जिसको कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, कहीं दूसरे के क्लॉट बनता है जाके लंग वेसल्स में चले जाते हैं, वो बड़ी सीरियस बीमारी होती है। क्योंकि अगर मॉडरेट या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आपकी लाइफ अचानक खत्म हो सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर क्लेयर ने बोला कि अगर आपको पाँव में सूजन हो रही है, पाँव में दर्द हो रहा है, तो वो चीज अपने ट्रीटिंग फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर बताएं, जिससे कि उसका इन्वेस्टिगेट किया जाए ठीक टाइम पे। उसके लिए ट्रीटमेंट, जैसे ब्लड थिनर्स आप ट्रीटमेंट दे दोगे तो वो ठीक भी हो जाती है। जी। यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट पोस्ट कोविड रिकवरी। एकदम ये नहीं कि अच्छा 14 दिन खत्म हो गया हम एकदम ठीक हो गए, ऐसी बात नहीं होती है। स्पेशली इन मॉडरेट सीवियर या सीवियर इलनेस में आपको अपने बीमारी के लिए ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा for next 4 to 6 weeks, especially in people who are recovering from a moderate to severe disease. जी चलिए, राहत की बात इतनी कि आप ये कह रहे हैं कि ये केसेस अभी भी बहुत कम है और उन्हीं में दिख रहे हैं जो बहुत ही सीवियर लेवल पे जाकर बीमार पड़ते हैं वहां पर, लेकिन उनकी भी संख्या ठीक ही ठाक है, हो रही है इन दिनों। डॉक्टर क्लेयर, क्या कुछ और ऐसी चीजें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लंग के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हार्ट के लिए कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि किसी को नहीं मालूम वो किस हद तक और कितना बीमार हो जाएगा, तो कुछ ऐसी चीजें जिससे आप अभी से थोड़ा प्रिपेयर करें, चाहे वो खान पान हो, चाहे योगा हो, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, जिसमें आपके हार्ट के बचाव के ज्यादा उपाय हो सके? देखिए, उनके लिए वो जो हमारी रूटीन प्रिकॉशन हम सबको बताते हैं, इवन प्री कोविड भी हम कहते थे कि भाई अपना जो वेट है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसका सही इलाज होना चाहिए। सही इलाज का मतलब 130/80 से नीचे रखना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। हीमोग्लोबिन A1C को 6 और 7 के बीच रखना है। और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना। स्मोकिंग बहुत डेंजरस है, पर्टिकुलरली अगर साथ में कोविड हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग भी एडिशनली क्लॉटिंग बनने के चांस होते हैं इटसेल्फ। इसलिए कई बार क्या होता है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होते हैं, उनको कोई ब्लॉकेज नहीं होते, लेकिन स्मोकिंग की वजह से हो जाते हैं। तो स्मोकिंग बिल्कुल ज़ीरो रखना है। और जिन लोगों को हाई रिस्क है क्लॉट बनने का, जैसे वो कौन लोग हैं, जैसे जो थोड़े मोटे हैं, ओबेसिटी है, जिनमें डायबिटीज़ है, जिनकी स्मोकर रहे हैं पहले, अगर स्मोक करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को, और जिनमें डी डाइमर आपको लगता है कि सिग्निफिकेंटली रेज्ड है, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि एंटीकोआगुलेशन लेनी चाहिए। और वो एंटीकोआगुलेशन कम से कम 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए कवर करना चाहिए। दूसरा ये है कि कई लोग आजकल क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड, अगर उनको चेस्ट पेन वगैरह सिम्टम हैं भी, वो जाते नहीं हैं, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। तो कई लोगों को ऐसा भी मैंने देखा है कि घर बैठे फ़ोन करते रहे, लेकिन इमरजेंसी में नहीं आए, वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ होगी, कोविड की वजह से नहीं है। सो हमें बैलेंस्ड अप्रोच करनी है। इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तकलीफ हो रही है तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उनको डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। जब घर में बैठते हो तो आपको थोड़ी एक्टिविटी जरूर करनी है। बैठे नहीं रहना, घर में आप थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज करिए, थोड़ा हल्का योगा करिए, और हाइड्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए कि फ्लूइड इनटेक अच्छी चाहिए, यूरिन आउटपुट आपका अच्छा चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। अननेसेसरी फियर का भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे 99% अगर जिनको कोविड होता भी है, वो भी उनकी मोर्टेलिटी नहीं होती। तो कोविड का मतलब मौत का गारंटी, मौत की कोई वारंटी वो नहीं आ गई कि डेथ बेल आ गई है इमीडिएटली। तो मोस्टली तो लोग रिकवर करेंगे। हाँ, मोर्टेलिटी जरूर है, लेकिन वो जो पैनिक है वो हमको अवॉइड, बिल्कुल बिल्कुल पैनिक नहीं करना है और इन बातों का ध्यान रखना है। और सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब की मोर्टेलिटी रेट यहाँ 1% के आसपास है। 100 में से 99
लोग अभी भी पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। और जो बातें यहाँ डॉक्टर साहब ने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आप पॉजिटिव रहें, घर पे क्या काम करते रहें, आइडियल ना बैठें, धूम्रपान इस समय कर रहे हो तो वैसे भी छोड़नी चाहिए और अभी तो बिल्कुल ही हाथ ना लगाएं, और अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय घर के अंदर बैठे हुए हैं। खान पान का विशेष, और हाइड्रेशन, अपने आप को आप पानी पीजिए और तरल पदार्थ पीजिए, लेकिन हाइड्रेशन और यूरिनेशन ये सब रेगुलर चलते रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा इस समय माहौल बिगड़ गया, आप अपनी रूटीन लाइफ से अलग हटे हुए हैं और साथ में आप मेंटल प्रेशर भी लेते हैं। ये सारी चीजें मिलाकर आपको बीमार कर सकती हैं और कोविड के लिए रास्ता खोल सकती हैं कि वो कॉम्प्लिकेट स्टेज में पहुंच जाए। आई होप कि आज जितनी भी बातें यहां हमारे पैनल ने की है वो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इन बातों का भी, और बाकी 2-4 चीजें तो आप जानते हैं कोविड प्रोटोकॉल में बार बार कहने की जरूरत नहीं, वो सब ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।